Guys, welcome back to Law Vista. In this video, we are doing section 21, which is the power of court to award compensation in certain cases. तो 21 में कोर्ट के पावर की बात की जाती है जिसके थ्रू कोर्ट कॉम्पनसेशन अवार्ड कर सकती है। तो इसका सबसेक्शन 1 क्या कहता है? इन अ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर प्लेंटिफ कोर्ट में जाता है और कोर्ट से वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगता है किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो प्लेंटिफ उस सूट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ में कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है। यहाँ पर लिखा हुआ है इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, क्योंकि प्री में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि कॉम्पनसेशन या तो कॉम्पनसेशन मांग सकता है या फिर स्पेसिफिक रिलीफ मांग सकता है या फिर दोनों ही मांग सकता है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है? इफ़ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइड्स दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑट नॉट टू बी ग्रांटेड। अब यहाँ पे दो सिचुएशंस है, दोनों सिचुएशन में कोर्ट का ऑब्जर्वेशन हमें समझना है। तो सबसे पहले सबसेक्शन 2 में क्या बताया जाता है कि अगर कोर्ट केस को सुनते वक्त ये डिसाइड करती है, इस कंक्लूजन पे पहुंचती है कि कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था दोनों पार्टीज़ के बीच में, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन की वजह से, लेकिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था पार्टीज़ के बीच में और डिफेंडेंट ने उसे ब्रोक किया है या फिर डिफेंडेंट ने उसका ब्रीच किया है, तो इसीलिए प्लेंटिफ को कॉम्पनसेशन देने का राइट प्लेंटिफ का बनता है। प्लेंटिफ इज़ एंटाइटल्ड टू दी कॉम्पनसेशन, इसीलिए कोर्ट क्या करेगी? कॉम्पनसेशन अवार्ड करेगी। तो हमने क्या देखा कि कोर्ट ने अगर ऑब्जर्वेशन किया है कि पार्टीज़ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट था और उस कॉन्ट्रैक्ट को डिफेंडेंट ने ब्रीच किया है, साथ ही साथ में प्लेंटिफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट क्या करेगी? उसे कॉम्पनसेशन अवार्ड करेगी। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट तो किया जा सकता है, लेकिन वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जस्टिस नहीं करेगा उस केस को, साथ ही साथ कॉम्पनसेशन जो है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो दिया जा रहा है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, इट्स नॉट सफिशिएंट इनफ टू सेटिस्फाई द जस्टिस ऑफ द केस, इसीलिए साथ ही साथ कुछ कॉम्पनसेशन भी कोर्ट अवार्ड करेगी। तो यहाँ तक समझ आया सबसेक्शन 3 तक। सबसेक्शन 4 क्या कहता है? इन डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड अंडर दिस सेक्शन, जब कोर्ट कॉम्पनसेशन का अमाउंट डिटरमाइन कर रही होगी, डिसाइड कर रही होगी, तो कोर्ट कौन से प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखेगी? सेक्शन 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो बताया जाता है सेक्शन 73, वो सारे ही प्रिंसिपल्स को कोर्ट ध्यान में रखते हुए डिटरमाइन करेगी कॉम्पनसेशन का अमाउंट। अब सबसेक्शन 5 में क्या बताया गया है कि कॉम्पनसेशन अवार्ड नहीं किया जाएगा अगर प्लेंटिफ ने उसे क्लेम नहीं किया है अपने प्लेंट में। तो अगर प्लेंटिफ अपने प्लेंट में ही नहीं मांगता है कॉम्पनसेशन, तो कोर्ट उसे ग्रांट नहीं करेगी, बट कोर्ट प्लेंटिफ को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी देगी कि वो अपने प्लेंट में चेंजेस कर सके और साथ ही साथ में चेंजेस करने के बाद कॉम्पनसेशन को क्लेम कर सके। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? द सर्कमस्टांसेस दैट द कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बिकम इनकेपेबल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डज नॉट प्रिक्लूड द कोर्ट फ्रॉम एक्सरसाइजिंग द ज्यूरिसडिक्शन। अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है जिसकी वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता, तो उसकी वजह से, ऐसी सिचुएशन की वजह से कोर्ट का पावर ख़त्म नहीं हो जाता है कॉम्पनसेशन देने का। इसकी वजह से ये प्रिक्लूड नहीं कर लिया जाएगा कि कोर्ट अब अपना जुरिसडिक्शन एक्सरसाइज नहीं कर सकती। तो एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं किया जा सकता है या इनकेपेबल हो गया है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करना, सिचुएशन ऐसी है, तो उसकी वजह से कोर्ट का जो जुरिसडिक्शन है कॉम्पनसेशन अवार्ड करने का, वो हार्म नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी प्रेजुडाइज नहीं होगा और कोर्ट कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकती है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 21, जहाँ पे कोर्ट के पावर की बात की गई है कि जहाँ पे कोर्ट कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकती है। अब सेक्शन 22 क्या कह रहा है? पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ फॉर पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। अब जैसा हमने देखा 21 में कोर्ट का पावर है कि कोर्ट कॉम्पनसेशन दे सकती है, वहीं 22 में कोर्ट कुछ अदर रिलीफ्स भी प्लेंटिफ को दे सकती है। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है कि सीपीसी के नॉट विथ स्टैंडिंग, जहाँ पर हमें ये दिखाता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन इन सीपीसी, यानी कि जो सीपीसी में लिखा हुआ है हमें उसको एक बार को साइड में रखकर ये प्रोविज़न को पढ़ना है। तो
एनी पर्सन सुइंग फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक पर्सन सूट लेकर गया है कोर्ट में, और वो सूट किस लिए है, ताकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किया जाए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसका, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। दो पार्टीज़ ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि एक पार्टी बोल रही है कि मैं तुमको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक ट्रांसफ़र करूँगा प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब दूसरी पार्टी कोर्ट में जाती है और कोर्ट को कहती है कि इसे कहिए कि वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे, यानी मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करे। तो ऐसे सूट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जब मांग रहा होता है प्लेंटिफ, तो उसके साथ साथ में वो क्या क्या और मांग सकता है कोर्ट से, पोजेशन, पार्टीशन एंड सेपरेट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस, यानी वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन भी मांग सकता है, और अगर उसको पार्टीशन की ज़रूरत है इस प्रॉपर्टी को, तो पार्टीशन करके सेपरेट पोजेशन भी मांग सकता है इन एडिशन टू दी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्लॉज बी क्या कह रहा है, इन एनी अदर और एनी अदर रिलीफ टू विच ही में बी एंटाइटल्ड। जितने भी सारे अदर रिलीफ है जिसके लिए प्लेंटिफ एंटाइटल्ड है, वो सारे भी कोर्ट से वो मांग सकता है, इंक्लूडिंग द रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी। जो कोई भी अमाउंट उसने पहले एज अ डिपॉजिट हम जो दे देते हैं, या फिर एज अ कंसिडरेशन फॉर इन गुड फेथ के हम बाद में ट्रांजैक्शन करने वाले हैं, तो जो अमाउंट प्लेंटिफ ने दे रखा है वो अमाउंट भी वो रिफ़ंड मांग सकता है। कोई भी डिपॉजिट अगर उसने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो वो सारे ही डिपॉजिट या जो भी अर्नेस्ट मनी है वो क्लेम कर सकता है, अगर उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस रिफ्यूज़ हो जाता है तो। यानी वो कोर्ट को ये कह सकता है कि अगर ये पर्सन जो डिफेंडेंट है वो मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, तो मेरा जो अर्नेस्ट मनी मैंने ऑलरेडी दे रखा है या मेरा जो डिपॉजिट अमाउंट दे रखा है वो मुझे रिटर्न दिलवाइए, उसका रिफंड मुझे चाहिए। सबसेक्शन 2 कहता है, नो रिलीफ अंडर क्लॉज ए और क्लॉज बी शैल बी ग्रांटेड अनलेस इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली क्लेम्ड। यानी जब प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में ये क्लेम मांगा हो कि मुझे पार्टीशन चाहिए, मुझे अर्नेस्ट मनी चाहिए, मुझे डिपॉजिट चाहिए, तभी उसे वो सारे रिलीफ मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं। बट अगर उसने प्लेंट में ऐसी कोई अमेंडमेंट्स नहीं की है, तो कोर्ट उसे अलाउ कर सकती है कि वो अपने प्लेंट को अमेंड करे ऑन सच टर्म्स, और साथ ही साथ वो उन क्लेम्स को इंक्लूड करे जो क्लेम्स वो कोर्ट से चाहता है। सबसेक्शन 3 कहता है, द पावर ऑफ कोर्ट टू ग्रांट रिलीफ अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 शैल बी विदाउट प्रेजुडाइज टू इट्स पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 21। जब यहाँ पे विदाउट प्रेजुडाइज लिख कर आता है कहीं पर डायरेक्ट पे, तो आपको ये समझना है कि जिस भी सेक्शन के साथ में विदाउट प्रेजुडाइज की बात की जा रही है, यानी उस सेक्शन को हार्म नहीं होगा। तो बेसिकली सबसेक्शन 3 हमें क्या बता रहा है कि कोर्ट का जो पावर है 21 में और 22 में, वो दोनों एक दूसरे को हार्म नहीं करेंगे। अगर कोर्ट के पास में पावर है कि कोर्ट कॉम्पनसेशन दे सकती है, तो साथ ही साथ कोर्ट के पास में जो 22 में पावर है कि कोर्ट पार्टीशन, पोजेशन, सेपरेट पोजेशन कर दे सकती है, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी के लिए ऑर्डर कर सकती है, रिफंड ऑफ डिपॉजिट अमाउंट के लिए ऑर्डर कर सकती है, तो इस पावर का 21 के पावर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कोर्ट साइमल्टेनियसली दोनों ही पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है सेक्शन 21 एंड 22। तो आई होप यहाँ तक कि आपको क्लियर होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने इस चैनल लॉ विस्टा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।